मानसिक तनाव से परेशान नीलोफर एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचती है। वो बताती है कि जब वो 20 साल की थी तब वो एक डॉक्टर फिरोज अहमद से प्यार करने लगी थी और घर से भागकर उसके पास दिल्ली चली आई। वहां उसे इंडियन विंग्स में एयर होस्टेस की नौकरी मिल गई। फिरोज से निकाह करने के लिए उसने इंडियन विंग्स छोड़कर ओएसएस एयर में सेक्रेटरी की नौकरी ले ली। लेकिन वहां का मैनेजर अब्दुल अजीज उसे सेक्सुअली हैरेस करने लगा। उसने फिरोज को नौकरी दिलवाकर गल्फ भेज दिया और नीलोफर अकेली पड़ गई। मैंने तय किया ऑफिस में उसे पूरी दूरी बना के रखूंगी। मैं उसके नापाक इरादों से अपने आप को बचाना चाहती थी, हर हालत में। पर मैं रोज टूटती, रोज मुझे लड़ना पड़ता। नौकरी तो करनी ही थी ना, किसी भी हाल में। शायद इसीलिए मुझे वो पार्टी भी अटेंड करनी पड़ी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये पियो। नहीं प्लीज, एक गिलास। सर ये मेरे मजहब के खिलाफ है। नीलू, कभी कभी नियम और कानून को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। देखो, अब ये मत कहना कि डांस करना भी तुम्हारे मजहब के खिलाफ है। सर प्लीज सर, मैं डांस नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, सर, आज प्लीज। तो तुम्हें करना पड़ेगा सर, हमारे प्लीज, साथ सर। डांस। चलो ना, हम सिखाएंगे सर, तुम्हें। प्लीज। चलो 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 ना, चलो सर मुझे डांस नहीं करना, नहीं डांस करना ना। I'll call the police. बदतमीज। हेलो नीलू, सो रही थी क्या? इतनी देर तक फोन नहीं उठाया? फिरोज, तुम वापस आ जाओ। वो कुछ कर देगा। वो कौन? किसकी बात कर रही हो? फिरोज वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नीलू, तुम जानती हो किसके बारे में बात कर रही हो तुम? एक ऐसे आदमी पे इतनी बड़ी तोहमत लगा रही हो जिसने हम दोनों पे इतने एहसान किए। फिरोज हमें उसके एहसान नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है। पहले भी उसके घर जाने पर तुमने नाटक किया था। एक बात ध्यान से सुन लो नीलू, ये नौकरी तुम किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे, समझी? अजीज की हर ज्यादती में फिरोज के लिए सहती रही। पार्टी के बाद उसका रवैया और भी खराब हो गया और लोगों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती, पर मेरे हर काम में नुक्स निकाले जाते। मैं चुपचाप सहती रही जब तक मेरी प्रमोशन की बात नहीं आई। हालांकि तुम्हारी बदतमीजी के बाद हमें तुम्हारे प्रमोशन का जिक्र भी नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूं। जो कुछ पार्टी में हुआ उसे भूल जाओ। आज रात को घर आओ, पार्टी की कसर घर पर पूरी कर लेंगे। देखिए मिस्टर अजीज, ये कोशिश दोबारा मत कीजिएगा।
ठीक है, तो फिर तुम प्रमोशन के बारे में भी भूल जाओ। मेरा प्रमोशन मेरी काबिलियत से होगा, आपके चाहने से नहीं। नीलोफर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं कोई कीमत नहीं चुकाऊंगी। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। अपनी जिद पे उतर आया तो सारी उम्र सेक्रेटरी की पोस्ट पर सौंपती हो। देखा जाएगा। नीलोफर ने अब निश्चय किया कि वो अजीज से बचने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेकर फिरोज के पास गल्फ चली जाएगी। तो क्या करती? चुपचाप सहती रहती। फिरोज, अब मैं तंग आ गई हूँ। क्या करने का इरादा है? मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, घर पे रहना चाहती हूँ। मुझे बच्चा चाहिए। पैदा तो कर लेंगे, पालेंगे कैसे? फिरोज, बच्चे प्यार से पलते हैं, पैसे से नहीं। और प्यार की हम दोनों के पास कोई कमी नहीं है। बच्चा हमें तब पैदा करना चाहिए जब हम उसे अच्छा फ्यूचर दे सके। फिरोज, हमारी जिंदगी का हर अहम फैसला पैसे से होगा क्या? पहले हमारा निकाह और अब हमारा बच्चा भी। हाँ, सच्चाई तो इसी में है। तुम मुझे इस नौकरी में रहकर दिखाओ, बच्चे की फिर सोचेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगी। देखो नीलोफर, मैंने तुमसे कहा था ना कि हर एक चीज की कीमत होती है जो सभी को कभी ना कभी चुकानी पड़ती है। तुम नहीं मानती थी, फिरोज मानता है ना? इसीलिए जो मैं कहता हूं फौरन लिख दो, वरना मैं तुम दोनों को सड़क पर खड़ा कर दूंगा। लिखो, लिखो कि मैं प्रमोशन के लायक नहीं थी, फिर भी प्रमोशन चाहती थी। लिखो और दस्तखत करो। इस लेटर की बिना पर नीलोफर को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और जब वो नौकरी पर वापस आई तो उसका डिमोशन हो चुका था। उसे सेक्रेटरी से टाइपिस्ट बना दिया गया था। ये सारे कागज आज टाइप हो जाने चाहिए। देर रात तक ऑफिस में बैठकर ये काम खत्म करना और फिर खुद आकर मुझे मेरे दफ्तर में ये देना। उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया है। अभी फिरोज को क्या बताऊंगी? अगर फिरोज मुझे छोड़ देगा तो अगर फिरोज मुझे छोड़ देगा तो मुझे अजीज के घर चले जाना चाहिए था।
क्या कहूँ फिर उससे? क्या करूँ? मैं पागल हो गई हूँ ना, मैं पागल हो गई हूँ ना, पागल हो गई। नीलोफर, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें एक डॉक्टर की नहीं, एक वकील की जरूरत है। क्यों? ताकि तुम अब्दुल अजीज पर मुकदमा कर सको। मुकदमा? तुम पागल हो गई हो नीलू? तुम कोर्ट जाओगी? नहीं, लेकिन एक बार वकील से मिलने में क्या बुराई है? कोई जरूरत नहीं किसी वकील शक्ल से मिलने की। नहीं, तुम्हें क्या हो गया? कुछ दिनों के लिए तुम्हें अकेला क्या छोड़ दिया? तुम तो बौखला गई हो। लेकिन डॉक्टर थापर कह रही थी। ये सब बकवास है। अगर तुम्हारे पास इतना ही खाली वक्त पड़ा है तो कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मुकदमे की बात तक नहीं करना। मुकदमे के बिना कुछ हासिल नहीं होगा नीलोफर। जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया गया उसकी सजा अब्दुल अजीज को मिलनी चाहिए। तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो? मुझे तो बस मेरी नौकरी वापस चाहिए। अपनी बॉस की सेक्सुअल डिमांड्स को मना करना और उससे नौकरी खोना, ये तो औरतों पर सरासर जुल्म है। तुम्हें सिर्फ अजीज के खिलाफ ही नहीं, पूरी कंपनी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लड़ना चाहिए। पूरी कंपनी पर? तो उससे मुझे नौकरी वापस मिल जाएगी? केस जीते तो नौकरी तुम्हारी, लेकिन ये काफी मुश्किल है, बिकॉज इट्स ऑल इन द माइंड। यू सी, एक शख्स एक एम्प्लॉय को बिना हाथ लगाए सेक्सुअली हैरेस करता है। इट्स नॉट इजी टू प्रूव। तो मैं फिरोज को क्या कहूँ? उसे बता दूं क्या? हाँ, बिल्कुल बता दो। इस समय अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो वो है इमोशनल सपोर्ट की। 1 महीने बाद नीलोफर की वकील ने ओएसएस एयर और अब्दुल अजीज के खिलाफ सेक्शन 10 और 12 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट और नौकरी की बहाली का मुकदमा फाइल कर दिया। जब अजीज को इस बात का पता चला तो उसने फिरोज को भारत वापस बुला लिया। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये सब किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब अजीज साहब ने मुझे बताया। मुझे लगा कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी और अब तुम मेरी मदद चाह रही हो। फिरोज, मेरी वकील कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। नहीं, दरअसल गलती तो मेरी है। तुम्हें दिल्ली बुलाया वो मेरी गलती, तुमसे निकाह किया वो मेरी गलती, तुमसे प्यार किया वो मेरी गलती, और अब मुझे मेरी गलती की सजा भी मिलेगी। फिरोज, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगी। नौकरी नहीं, कोई और शौहर ढूंढ लो। फिरोज, अब्दुल अजीज जो चाहते थे वो मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे नौकरी से निकाला गया। अदालत को खुलकर बताइए कि मिस्टर अजीज ने आपके सामने क्या क्या डिमांड्स रखी थी। इनकी खामोशी ये बता रही है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अब्दुल अजीज पर लगाया गया इल्जाम सरासर झूठ है। अपनी नौकरी वापस पाने के लिए नीलोफर को यह हथियार सबसे असरदार लगा होगा। ये सब सच है। मेरी नौकरी के पहले दिन से ही किसी ना किसी बहाने मिस्टर अजीज मुझसे बाहर मिलने की कोशिश करते थे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इससे पहले किसी ने भी इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं करवाई। आपका मतलब है कि नीलोफर को तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक मिस्टर अजीज का हर शिकार उनके खिलाफ बगावत करने की हिम्मत करता। ऐसा भी तो हो सकता है कि नीलोफर ने अजीज को बढ़ावा दिया। क्यों मिस्टर अजीज? जी सर, ये तकरीबन रोज मुझे टेलीफोन करती थी। मैं जिस पार्टी में भी जाता था ये मेरे पीछे पीछे चली आती थी। मैं सिर्फ एक पार्टी में इनके साथ गई थी, वो भी इनके दबाव डालने पर, और वहां उन्होंने मुझसे इतनी बदतमीजी की कि मुझे पुलिस की धमकी देनी पड़ी थी। लेकिन उस वक्त तो क्या, बल्कि उसके बाद या उससे पहले आप कभी भी पुलिस के पास नहीं गई। ये आदमी आपको सेक्सुअली हैरास करता रहा और आप बर्दाश्त करती रही। क्यों? मुझे लगा मेरे बार बार मना करने पर वो समझ जाएंगे। लेकिन आपके मुताबिक वो नहीं समझे। फिर आपने ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं दी? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती थी, और वैसे भी ये तो कहीं भी हो सकता है।
मुझे इस नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला गया है क्योंकि मैंने अपने ज़मीर के साथ समझौता नहीं किया। तुम तो कहते थे वो तुम्हारे काबू में है। फिर ये सब कैसे हो गया? मैंने बहुत कोशिश की सर, यहाँ तक कि मैंने उसे तलाक देने की धमकी भी दी, फिर भी वो मेरी बात मानती नहीं थी। आप फिक्र मत कीजिएगा सर, मैं उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगा सर। क्या कहोगे? सर मैं कहूंगा सर कि शादी के पहले ये औरत अपनी मर्जी से मेरे साथ में रहती थी, यहाँ तक कि इसने एक बार अबॉर्शन भी करवाया। उसके बाद तो सर केस खड़ा ही नहीं रहेगा। तुम ये सब अदालत में कहोगे? जी सर, मैं आपके साथ हूं। नीलू मेरे लिए मायने नहीं रखती सर। चिकन आ रही है अपने आप से। छी, एक ऐसे आदमी को सब कुछ दे दिया, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना भरोसा, और आज वो सबके सामने कहेगा कि मैं गिरी हुई औरत हूं। आदमी ने मुझे सारी जिंदगी हैरेस किया है। अजीज ने तो बस वहीं से शुरू किया जहां फिरोज ने छोड़ा था। इस बीच फिरोज ने नीलोफर के चरित्र पर कीचड़ उछालने के मकसद से अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की। नीलोफर को अब दोनों केसेस का सामना साथ साथ करना पड़ा। फिरोज ने हमेशा जिस्मानी तौर से मेरा इस्तेमाल किया। उसने कभी शादी को शादी नहीं माना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये एक सीधा साधा दो तरफा तलाक का केस है और मेरे मुवक्किल की बीवी बिना किसी ठोस सबूत के उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। हम भी ये मुद्दा अदालत के सामने नहीं लाना चाहते थे योर ऑनर, लेकिन मेरे क्लाइंट का हस्बैंड यही मुद्दा किसी दूसरे केस में इस्तेमाल करने की सोच रहा है। उससे पहले हम अदालत के सामने असलियत पेश करना चाहते हैं। सेशंस कोर्ट ने फिरोज और नीलोफर की तलाक को मंजूरी दे दी। फिरोज ने सेशंस कोर्ट में नीलोफर के साथ शादी से पहले शारीरिक संबंध से इनकार कर दिया था, इसलिए अब अजीज के कहने पर भी वो लेबर कोर्ट में नीलोफर को बदनाम करने के लिए कुछ नहीं कह सका। नीलू, 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 ये तुमने क्या किया नीलू? सरेआम मेरे प्यार को तुमने हवस का नाम दे दिया, जबकि तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। कितना छोटा कर दिया तुमने मुझे मेरी ही नजरों में। नीलू, अब तक मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। नीलू, क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को एक अपराध घोषित कर इंडियन पीनल कोड में ऐतिहासिक बदलाव किया। नीलोफर का केस पहला केस था जिसमें यह नया कानून लागू किया गया। लेबर कोर्ट में केस 13 साल तक चला। इस दौरान नीलोफर को उसके भाई ने सहारा दिया। आखिरकार फैसला नीलोफर के हक में हुआ। नौकरी के साथ साथ उसे निकाले जाने से लेकर बहाली तक की सारी तनख्वाह दी गई। हाई कोर्ट ने भी ओएसएसआर की अपील को ठुकरा दिया। मैं दोनों केस जीत गई हूँ। नौकरी वापस मिल गई है, पर फिरोज शायद अच्छा ही हुआ। बहाली के बाद ओएसएसआर ने नीलोफर का तबादला बेंगलोर कर दिया, लेकिन उसने इस तबादले पर स्टे ऑर्डर जारी करवाया और आज वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगते हुए ओएसएसआर के खिलाफ लगातार हैरेसमेंट का केस लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वालों के खिलाफ कोई भी सजा तय नहीं की है, इसीलिए अब्दुल अजीज छूट गया और ओएसएसआर ने उसको वापस गल्फ भेज दिया। फिरोज भी गल्फ लौट गया। वो और नीलोफर एक और मुकदमा लड़ रहे हैं, उन पैसों के लिए जो उन्होंने शादीशुदा जिंदगी के दौरान घर खरीदने के लिए इकट्ठे किए थे। इसके लिए कानून के रक्षकों को कई बार
लिखित कानून के परे देखना पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम मामलों में अदालत सामाजिक न्याय को लिखित न्याय के मुकाबले में महत्व दे पाती है। आज भी इतना लेट आए हैं? रॉबिन, ऐसे नहीं बोलते। Happy birthday, Robin, Robin, happy birthday, Robin, happy birthday. हैप्पी बर्थडे रॉबिन। सॉरी बेबी, हमें आने में देर हो गई। चलो। रणधीर और मालिनी धर की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा क्लब और पार्टीज में गुजरता था। वो दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा खर्चा विरासत में मिली प्रॉपर्टी के किराए से आने वाले 6,000 रुपए से चलता था। रॉबिन, मुझे पैटी भी खाओगे? तुम तो केक खाए जा रहे हो बस। मैं खा रहा हूँ ना। आपके वो पेंटिंग कंपटीशन में क्या हुआ? पापा, आप तो कितने भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। क्या हुआ? इसका पेंटिंग कंपटीशन तो पिछले हफ्ते था और इससे ब्रॉन्ज मेडल मिला है ना रॉबिन? हाँ। और क्या? वो पेंटिंग वेंटिंग ठीक है, लेकिन पढ़ाई ठीक हो रही कि नहीं? हाँ पापा, हो रही है। वो मेरी इंग्लिश टेस्ट में मुझे ये मसाला चिप्स कौन लाया घर में? मैं पूछता हूँ, ये मसाला चिप्स कौन लाया घर में? रहने दो ना रणधीर, चिप्स ही तो है। क्यों लाया? जब तुम्हें मालूम है मुझे मसाला चिप्स पसंद नहीं है, क्यों लाया घर में? रॉबिन का बर्थडे, उससे पसंद है मसाला चिप्स। मैं लाई हूँ। मैं मसाला चिप्स क्यों लाया? जाओ तुम। क्या कर रहे हो रणधीर? तुमने लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है। और जब मैं छोटा बच्चा था तो जो घर में मिलता था वो खाना बनता, तो मुझे खा जल्दी प्लीज। मॉम, क्या हो गया? आइंदा अगर घर में इस समय चिप्स लाए तो हाथ धो के रखूंगा। आउट, गो टू योर रूम्स, गो टू योर रूम्स, आई सेड गेट आउट। चिप्स खाते हैं। जाने क्या हो जाता है मुझे। सारी दुनिया दुश्मन से लगने लगती है। लगता है खत्म कर दूं सबको। इतना ही नहीं बल्कि अपने आप को भी।
सॉरी मालिनी। रात बहुत हो गई रणधीर, सो जा। मालिनी, कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। दवाई ली? दो बार हॉस्पिटल एडमिट क्या हो रहा है? तुम सब लोग मुझे पागल समझते हो। रणधीर, मेरा वो मतलब नहीं था। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि पिछली जिंदगी के बारे में मत सोचा करो। तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाते हो? कैसे भूल जाऊं मालिनी? कैसे भूल जाऊं उस बाप को जिसने अपनी परेशानियों से बचने के लिए मुझसे मुंह फेर लिया। 7 साल की उम्र में मां की मौत होने पर रणधीर डिप्रेशन में चला गया। बॉर्डर पोस्टिंग की वजह से कार्तिक धर रणधीर को अपने साथ नहीं रख सके। इसलिए न चाहते हुए भी कार्तिक ने अपने निसंतान भाई के कहने पर रणधीर को उसे सौंप दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि इस घटनाक्रम ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला, इसलिए वो कभी कभी अपना दिमागी संतुलन खोकर अपने बीवी बच्चों पर हाथ उठा बैठता था और कार्तिक धर को अपना पिता मानने से भी इनकार करता था। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि उन्हें उस बत्रा को इतने कम पैसे में घर देने की क्या जरूरत थी? 6 सालों से तंग कर रहा है हमको। चाचा जी को पावर ऑफ अटॉर्नी भी तो तुम्ही ने दी थी। तुम हॉस्पिटल में थे, रॉबिन बीमार था, मैं क्या करती? तो पावर ऑफ अटॉर्नी में किसे देता? तुम्हें 8वीं पास को? इस वक्त अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। बर्बाद की मेरी जिंदगी तुम लोगों ने। इस बत्रा को मैं घर से निकाल भी नहीं सकता। नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे इस घर से निकाल के रहूंगा, देख लेना। देखिए मिस्टर बत्रा, आपकी परेशानियों से हमारी जरूरतें तो दूर नहीं होने वाली ना। मेरे भी तो 3 बच्चे हैं, मुझे भी तो उनके खर्चे चलाने। मैं भी तो हॉस्पिटल में एडमिट था जब आपने उन्हें बेवकूफ बना के कम किराए में ये घर हथिया लिया था। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों आप इतने बौखला क्यों रहे? जो सच है वही बता रहा हूं मैं आपको। देखो मिस्टर धर, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। किस मुंह से कह रहे हो तुम ये सब? सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारे घर में क्या होता है। पागलपन के दौरे पड़ते हैं तुम्हें, यहां तक कि तुम्हारा बाप भी तुम्हें पागल समझता है। मेरा बाप मर चुका है। मैं तुम्हारे असली बाप की बात कर रहा हूं। बकवास मत करो तुम। अपनी मर्जी से एग्रीमेंट बनाया, धोखेबाज कहेंगे। धोखेबाज? धोखेबाज किसे बोला? एग्रीमेंट बनाते वक्त मैं अकेला नहीं था, माइंड इट। तू अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जाएगा, हम तुझे नहीं निकाल सकते। कहां का एग्रीमेंट है ये? कहां की शराफत है तेरी? बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब निकल जा यहां से। क्या तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? याद रख बत्रा, मैं तुझे कोर्ट में घसीट के रहूंगा। पापा, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ पापा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ पापा। सिमरन जाओ, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। पापा, पापा छोड़ के मत जाओ। रणधीर, मैं मान ली। श्वेता, दवाइयाँ लेके आओ पापा की। इतना क्यों सोचता है? उस बत्रा का डील साइन करने से पहले आपने अगर थोड़ा भी सोच लिया होता ना, तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। रणधीर, तुम भी बस। मैंने सोचा भी नहीं था कि यही तो प्रॉब्लम है ना आपके साथ मिस्टर कार्तिक धार, कि आप कभी कुछ सोचते ही नहीं है। मां के मर जाने के बाद एक झटके में आपने अपने आप को मुझसे अलग कर दिया। हाँ, शायद उस वक्त भी आपने सोचा नहीं। रणधीर, प्लीज थोड़ा आराम कर लो। सिमरन,
बेटा घर फोन करके देखो रॉबिन और श्वेता क्या कर रहे हैं। ये 30 साल पुरानी बातों को क्यों सीने से लगाए बैठे हो बेटा? भूल जाओ उसे सब। मैं जानता हूं कि कसूर मेरा है, लेकिन उस वक्त हमारी हालात ऐसे थे, हमारी मजबूरी। बस कार्तिक धर से पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के बाद रणधीर ने अपने किराएदार बत्रा से किराए बढ़ाने या मकान खाली करने के बारे में एक वकील शिशिर खुराना से बात की, जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए मशहूर था। खुराना ने बत्रा के खिलाफ किराया कानून के तहत हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मिस्टर धर के मकान का किराया 13,000 रुपए होना चाहिए, न कि 6,000 रुपए, जो कि अभी दिया जा रहा है। लेकिन रणधीर धर के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद वो किराया बढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मिस्टर धर की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक उनको अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते रहते। ये सच है कि वो कभी कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह पागल हैं। जिस वक्त मिस्टर बत्रा से मकान की बात चल रही थी, उस समय मिस्टर रणधीर धर अपनी दिमागी दौरों के कारण हॉस्पिटल में दाखिल थे। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी इनके रियल फादर मिस्टर कार्तिक धर के पास थी। मिस्टर बत्रा के साथ डीड पर उन्होंने ही साइन किए थे। बेटा हम लोग जा रहे हैं, दरवाजा बाहर से लॉक कर रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। नहीं मम्मा, दरवाजा बाहर से लॉक मत कीजिए प्लीज। और वैसे भी श्वेता तो देर तक पेंटिंग करती है ना, वो दरवाजा खोल देगी। नहीं बेटा, पापा कह रहे थे इट्स नॉट सेफ। लेकिन मम्मा प्लीज सिमरन। अच्छा, चाचा जी को फोन कर लेना, उनका हालचाल पूछ लेना। उनका बीपी बहुत बढ़ा रहता है आजकल। तो फिर हमें उनसे मिले जाना चाहिए ना। श्वेता, you know that's not possible. क्यों? क्योंकि पापा नहीं चाहते। चलो भाई, देर हो रही है। हम जा रहे हैं। हाँ, चुपने। Lights off. 1 2 चीटिंग नहीं। 3 4 5 6 7 रॉबिन! 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 श्वेता जल्दी से फोन करो। पर किसको? मम्मी पापा ने नंबर नहीं दिया। दादू को। रॉबिन! रॉबिन! हेलो दादू, रॉबिन! श्वेता! श्वेता! क्या हुआ उसे? क्या हुआ? नहीं घबराओ। अस्पताल में रॉबिन को होश आ गया। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, मगर फिर भी उसे रात भर के लिए आईसीयू में एहतियात के तौर पर रखा गया। कार्तिक धर के बहुत ढूंढने पर मालिनी और रणधीर उन्हें एक दोस्त के घर में मिले। कभी ने कितनी बार कहा है तुमसे कि ये बेहुदा खेल मत खेला करो। तुम्हारी अकल मारी गई थी? पापा, हम बल खेल रहे थे पापा, हमें नहीं पता था कि रॉबिन। Shut up! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रणधीर बस, ये तो देखा करो कि कहाँ लोग क्या कहेंगे। Shut up! मैंने पहले तुमसे कहा था ना कि इनको हॉस्टल में डालते हैं। आज अगर रॉबिन को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती, और तुम्हें भी। देखो, तुम्हारे माफ करने न करने से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, समझे ना तुम? क्या कर लोगे तुम? मुझे छोड़ के जाओगे? जाओ, गेट लॉस्ट। रणधीर, होश में आओ। वहां तुम्हारा लड़का आईसीयू में पड़ा, यहाँ तो बकवास किए जा रहे हो। अब होते कौन है मुझ पे चिल्लाने वाले? चाचा जी प्लीज, वो आजकल बहुत परेशान है चाचा जी। लेकिन आखिर ये सब कब तक चलेगा? नहीं बेटा नहीं, ऐसे बाप से तो बाप का न होना ही अच्छा है।
छोड़ दे उसे, छोड़ दे बेटी। छोड़ के जाऊंगी कहाँ? जल्दी कर। क्या कर रही है? कैसा लग रहा है मॉम? बिल्कुल बकवास। क्लाउड्स कभी ऐसे होते हैं? ये पेंटिंग तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है। फिलॉसफी है। तू जरूर फिलोसफर या साइकियाट्रिस्ट बनेगी। वो तो बात की बात है। फिलहाल मेरे कैनवस और कलर्स इससे दिलवाओ ना। बेकार कर रही है। श्वेता, ये फिलॉसफी है ना, तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है। क्यों मॉम? मुझे इस झगड़े में मत डालो। 5 बज गए, रॉबिन उठने वाला होगा। मालिनी, आज तुम्हें मेरे साथ क्लब चलना ही होगा। पिछले 4 हफ्तों से तुम क्लब नहीं आई हो। हमारी शादी को लोगों ने अदालत तक पहुंचा दिया। वैसे भी एक केस तो कोर्ट में चली रहा। तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे रॉबिन के साथ। रॉबिन अब ठीक है, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। तुरंत तैयार हो जा। मॉम, आप चली जाइए, मैं रॉबिन को देख लूंगी। मॉम प्लीज। कुछ हफ्तों के लिए धर परिवार में सुकून रहा। हमेशा की तरह रणधीर अपनी पार्टीज में बिजी रहा, मगर मालिनी अब ज्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजारने लगी। रणधीर का बत्रा के साथ हुए झगड़े और उसके हॉस्पिटल जाने से उसका दिमागी मरीज होना साबित हो गया। इससे रणधीर का केस कमजोर पड़ने लगा। आपका मतलब है हम ये मान लें कि रणधीर पागल है? जी हाँ, केस जीतने के लिए। मिस्टर रणधीर, बचपन में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसने बहुत गहरा असर आपके दिमाग पर डाला। आई मीन एडॉप्शन वगैरह। और जहां तक आपका सवाल है, तो बचपन में ही माँ बाप दोनों के गुजर जाने की वजह से आप फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से मिस्टर रणधीर पर डिपेंडेंट हैं। मालिनी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपका ये पॉइंट हमारी मदद कैसे करेगा? अब मैं अदालत में ये कहूंगा कि जब माँ और बाप दोनों ही मेंटली फिट नहीं है तो जाहिर है कि वो पैसा नहीं कमा सकते, और ऐसी हालत में अदालत बच्चों की परवरिश को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मालिनी, तुम आज कोर्ट मत जाना, घर पे लेट के आराम करो। मैं लौट के तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। कोर्ट जाना जरूरी है। डॉक्टर के पास बाद में चले जाएंगे। तुम तैयार हो जाओ। माय लॉर्ड, किराया बढ़ोतरी की मांग बहुत ज्यादा है, जबकि हाई कोर्ट इन्हें एक बार में सिर्फ 10% किराया बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। और अगर इनको और किराया बढ़वाना है तो इनको रेंट कंट्रोलर के पास जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट इनकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। माय लॉर्ड, इस केस को सुलझाने के लिए कानूनी नजरिए की नहीं बल्कि सामाजिक नजरिए की भी जरूरत है। मेरा मुवक्किल इतने पैसों में घर के खर्च नहीं चला सकता, और अगर अदालत ये समझती है कि मिलने वाले पैसे इनके खर्चों को देखते हुए काफी है, तो अदालत को इनके परिवार की जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए। खुराना की दलील उसी पर उल्टी पड़ गई। हालांकि अदालत ने केस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया, पर सपना वोरा नाम की एक सोशल वर्कर को धर परिवार की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। सपना कोर्ट के कहने पर बिना पैसे लिए इस तरह की जिम्मेदारियां पहले भी निभा चुकी थी। हाई कोर्ट का निर्देश था कि सपना बच्चों की गार्जियन का जिम्मा निभाएगी और किराए से मिले पैसों का हिसाब रखेगी। ये रॉबिन, श्वेता, और ये सिमरन। अब इन तीनों से मिलने के बाद तो आपको पता चल गया होगा कि इस घर में सिर्फ अकेला मैं ही पागल हूं। मिस्टर धर, प्लीज। नहीं, क्या है कि हर महीने इस घर में क्या होता है इसकी रिपोर्ट आप ही को कोर्ट में देनी पड़ती है ना, इसलिए कह रहा था। प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं यहाँ कोई जासूसी करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस आपकी वाइफ से अभी तक मुलाकात नहीं हुई।
वो घर पर नहीं है? जी। वो मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए थे, उसकी रिपोर्ट आज मिलनी थी। मालिनी, तुम्हें लंग कैंसर है। इट्स इन द 3rd स्टेज। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ।